प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक सियासी विषय पर बात करेंगे, उस संदर्भ में बात करेंगे जिस पर बात करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि बिहार हमारी भारतीय राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण प्रदेश तो है, पर बिहार की सियासत पूरे देश में दिलचस्पी का विषय रहती है। शायद ही कोई अन्य प्रांत है जिसकी अंदरूनी राजनीति को लेकर देश में इतनी उत्सुकता रहती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं। वो अलग अलग सहयोगियों के साथ लगातार मुख्यमंत्री बने रहने में निष्णात हैं। क्या ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है कि नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पाती है, पर इसके बावजूद भी 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार में ले चुके हैं। इसका आशय ये कतई नहीं है कि उनका कार्यकाल कोई 40-45 साल का है। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ साल 2000 में ली थी, लेकिन वह अपने समर्थक बदलते रहते हैं और हर बदलाव के साथ में इस्तीफा और फिर नई शपथ के रूप में सामने आता है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेपी आंदोलन से की थी, लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में पहुंचने की कोशिश उनकी सफल नहीं रही थी पराजय के चलते। लेकिन 1985 में वह पहली बार विधायक बने, 1989 में पहली बार सांसद बने, 6 बार लगातार सांसद के तौर पर चुने जाने के बाद 2005 से लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बीच में स्वयं से ही नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नाराजगी के चलते जीतन राम मांझी को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए थे और बाद में उन्हीं जीतन राम मांझी को हटाकर वापस मुख्यमंत्री बन गए थे। पर हम इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं? वो नीतीश कुमार जिन्हें राजनीति के क्षेत्र में मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, वो नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को लेकर राजनीतिक तौर पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं इसलिए चल रही हैं कि इन दिनों सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उससे ये शंका पैदा हो गई कि क्या वह वाकई पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नीतीश कुमार का ताजा मामला 20 मार्च का है, जब एक सार्वजनिक आयोजन में वह राष्ट्रगान के संदर्भ में अजीब किस्म का आचरण करते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रगान शुरू हुआ, उन्होंने जिद करके बंद करवा दिया कि हम पहले स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे। तो स्टेडियम का चक्कर लगाने के बाद में जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो उन्होंने उस दौरान जिस प्रकार की हरकतें की, वो पूरे देश में सुर्खियों का विषय हुई। इससे पहले भी ऐसे घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं। वो कभी भी किसी के पैर छूने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कभी किसी से लपट जाते हैं। विधानसभा में उनके बयान भी लोगों को खासा परेशान किए हुए, हैरत में डाले हुए हैं। पर इन सब के बीच में भी वह अपना समीकरण साधने में कहीं चूकते नहीं है। इसलिए उलझन रहती है कि चल क्या रहा है। इसी पर हम आज बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर अपने सहयोगियों की कोई चीज बर्दाश्त नहीं करती है। वो नीतीश कुमार के संदर्भ में इतनी लाचार सी क्यों नजर आती है? इसीलिए हमारा आज का विषय यह है, नीतीश बीमार, भाजपा लाचार। समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार, जहां पर चुनाव 2-4 महीने बाद ही संभावित है, वह नीतीश कुमार को नेतृत्व देकर भाजपा किस तरीके से अपने हित को साधेगी और कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके चलते नीतीश कुमार की अगुवाई में आज भी भाजपा चुनाव में जाने का मन बनाए हुए है। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र शताब्दियों पहले का दिया हुआ है। अरस्तु महान विचारक हुए। उन्होंने यह कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु ने कहा था, नीतीश कुमार शरीर से तो स्वस्थ ही दिखते हैं, पर मस्तिष्क से इसको लेकर लोग अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। जिन नीतीश कुमार को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। उसके प्रवक्ता है मनीष यादव जी, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में अनामिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता है उस भारतीय जनता पार्टी की जो किसी का कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है, पर नीतीश कुमार की हर बात को बर्दाश्त करती है। हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, मतलब लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी यादव जी की पार्टी के। बहुत गुस्से में है तेजस्वी, बहुत गुस्से में है राबड़ी देवी, बहुत गुस्से में है लालू यादव जी। क्यों, समझेंगे अरुण जी से। और इन सबके बीच में अपनी स्पष्ट टिप्पणी देने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनीष यादव जी से करते हैं, पर पहले 2 बयान सुनते हैं जो मनीष जी को अपना वक्तव्य देने में सुविधा प्रदान करेंगे। 2 बयान।
ठीक नहीं है, दिमागी नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लाए। मुख्यमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था। और जो लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी काहे चुप है? पुण्यतिथि वाले दिन जब गांधी जी को सलामी दिया जा रहा था, गार्ड ऑफ ऑनर, तो मुख्यमंत्री जी उस बीच में ताली जो है पीटने का काम कर रहे थे। सदन में तरह तरह का लोगों को इशारा करना, इस पे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। कौन चला रहा है ये बिहार? मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पे अब हमको लगता है कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो मनीष यादव जी, परामर्श है आपके विरोधियों का नीतीश कुमार जी के लिए कि अब सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। अगले साल नीतीश कुमार 75 साल की आयु पूरी करेंगे। भाजपा इस उम्र में सक्रिय राजनीति से अपने लोगों को रिटायर कर देती है। सहयोगियों के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मनीष जी, आपकी टिप्पणी मौजूदा हालात पर। अंशु जी, अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी को सुन रहा था और भाई तेजस्वी जी को भी सुन रहा था। राबड़ी जी क्या कह रही थी? पहला सेंटेंस क्या था उनका कि अपने पुत्र को सौंप दे। लालू जी के राजनीति का पूंजी क्या है? परिवारवाद। तो इधर भी परिवारवाद के लिए घर में भी चिंतित है और सामने वाले को भी परिवार का ही ऑफर दे रही है। पहली बात, सवाल ये नहीं है हिमांशु जी, सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के बीच में किस आधार पर जाते हैं? काम के आधार पर। और बिहार और देश की जनता जानती है कि बिहार में कितने काम हुए हैं। जिनका आंख भी खराब होगा वो भी देख सकते हैं कि बिहार में कितना काम हुआ। लेकिन जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो बिहार की जनता में किस आधार पर जाएंगे? कौन सा उनका काम का आधार होगा? तो उनके पास तो कोई आधार है नहीं। तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसका मापदंड क्या होगा? हम केवल यह जानना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी ने, जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगान के समय इस प्रकार की बातें आई तो वो मानसिक स्थिति उनकी बीमार, तो ठीक है भाई, मैं मानता हूं राष्ट्रीय जनता दल के अनुसार। तब एक बात बताइए कि 1997 में आदरणीय लालू प्रसाद जी उल्टा झंडा फहरा दिए, तो वो क्या थे भाई? वो अचेत अवस्था में उस समय नहीं थे क्या? और 2002 में लालू जी और राबड़ी जी दोनों गांधी मैदान में बैठे हुए हैं और झंडा राष्ट्रगान हो रहा है और उनके पीछे सारे लोग खड़ा है और दोनों आराम से बैठे हुए हैं और राज्यपाल जी का कार्यक्रम हो रहा है और बीच में ही उठ के चल दिए। तो वो क्या मानसिक स्थिति उन दोनों की खराब थी क्या? अरे भाई, क्या कहां बिहार के लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं? आप काम की ना बात करिए। एवं मनीष यादव जी, ये आप लालू जी और राबड़ी जी का जो उदाहरण दे रहे हैं, इनकी सत्ता से विदाई जनता ने करा दी। आप भी इस बात के लिए मचल रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार जी की विदाई जनता ही करा दे? पार्टी अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लेगी, भाजपा जो सहयोगी दल है वो निर्णय नहीं लेगा। नीतीश कुमार जी के संदर्भ में विषय केवल राष्ट्रगान के संदर्भ में अजीबोगरीब हरकत करने का नहीं है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार जी का आचार व्यवहार लगातार लोगों को हैरत में डालता है कि इतना मजा हुआ राजनीतिज्ञ, इतना विचारवान राजनीतिज्ञ, इतना दूरदर्शी राजनीतिज्ञ किस तरीके की बात करने लगा है और किस तरीके का व्यवहार करने लगा है। चाहे विधानसभा में महिलाओं के संदर्भ में उनकी जिस प्रकार की टिप्पणी थी, वो आप कोई कार्यक्रम में विस्तार से बताने का विषय नहीं। इसके अलावा कब किसी के पैरों में लिपट जाना, कब किसी के गले पड़ जाना, मतलब ये तमाम चीजें सुर्खियों में है। मनीष जी, क्या वाकई आपको लगता है कि समय आ गया है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के विकल्प को खोजे? और जहां तक आप राबड़ी जी के संदर्भ में सवाल कर रहे थे, नीतीश जी के बेटे को सक्रिय दिखने भी लगे हैं। राबड़ी जी की सलाह उनके कानों तक पहुंच रही है क्या? नहीं हिमांशु जी, मैंने आपको वही कहा कि अगर हिमांशु जी बीमार हैं तो उसका मापदंड क्या होगा? पहले ये तो तय करना होगा ना कि मापदंड क्या होगा जी। अभी आप कह रहे थे कि नीतीश जी की हरकतें आ रही। अरे भाई, बिहार में 4 डिग्री का जब ठंड था तो नीतीश कुमार जी बिहार में प्रगति यात्रा पर थे और जिला में जाकर
और जिला में जाकर केवल फोटो और सेल्फी नहीं खिंचा रहे थे। जी, जो चीज कमिटमेंट वो कर रहे थे तुरंत कैबिनेट से उसे अप्रूवल दे रहे थे। और मैं ताजा उदाहरण अभी हाल का देता हूं, होली का। जी, होली का लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में। जी, भाई तेजस्वी जी ने कहा सदन के बाहर कि बिहार किसी के बाप का है क्या कि बिहार में कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। पटना में लोग बिहार में होली भी बढ़िया से मनाए, और आपने देखा होगा पटना जंक्शन के पास जो मस्जिद है जुमे के नमाज भी लोग दिल खोल के पढ़े। कहीं बिहार में आपने सामाजिक सौहार्द बिगड़ते देखा? नहीं देखा। लेकिन मैं अब इन्हीं का उदाहरण पेश करता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। झारखंड में इनके सहयोग से सरकार चल रही है और युवा मुख्यमंत्री है और चेत वाले मुख्यमंत्री है क्या तो, और गिरिडीह पूरा जल गया, गिरिडीह पूरा जल गया। तो आप देख सकते हैं हमारे नेता काम करके दिखाते हैं और काम में विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग केवल मीडिया में बयानवीर बनते हैं और बिहार के लोगों को गुमराह करते हैं। सवाल ये है कि हिमांशु जी ये लोग डरे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए मनीष जी, चलिए आपके सारे तर्क सही, ये स्टेडियम में पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रगान के संदर्भ में जो घटनाक्रम हुआ उस पर आप अपनी व्याख्या दीजिए, अपनी दलील दीजिए, अपनी तरफ से स्पष्टता दीजिए कि आपके सम्माननीय नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सब क्या कर रहे थे, हम आपसे ही समझते हैं। हिमांशु जी, क्या बिहार की जनता ने जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया, क्या किन्हीं को उन लालू जी से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है क्या नीतीश जी के लिए? मनीष आप तो विषयांतर करने लगे। आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता ऐसे अर्थशास्त्र के विषय पर संस्कृत का उत्तर देने लगे, ऐसी उम्मीद नहीं है। आपसे सवाल क्या था? आपसे सवाल यह था कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रगान के दौरान जो कुछ भी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार रहा, इसको लेकर आप क्या समझाना चाहेंगे प्रदेश को और देश को? मनीष जी थोड़ा समझाइए ना, जी या आप भी अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पाए तो हमें क्या समझाते? हिमांशु जी आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे। जी क्या कहा जी कि नीतीश कुमार जी के इतने बड़े विराट व्यक्तित्व को आप 19 सेकंड में डिफाइन कर दिए, 19 सेकंड में आप परिभाषित कर दिए। मैंने अभी आपको बोला कि बिहार में 4 डिग्री का ठंड था और आदरणीय नीतीश कुमार जी उस ठंड में प्रगति यात्रा में घूम रहे थे, और बिहार में जो लोग कह रहे थे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, यहां शांतिपूर्ण तरीके से होली भी हुआ और जुमे की नमाज भी लोग पढ़ा। घटना कहां कुछ हो रही है? नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं और बिहार को आगे ले जाने में विश्वास करते हैं। दरअसल सवाल यह है कि जो लोग लोकसभा के चुनाव में कह रहे थे कि जनता दल यू टूट जाएगी, नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म हो जाएगी, परिणाम जब निकल कर आया तो 4 सीट पर सिमट गए। तो जो लोग 4 सीट पर सिमट गए, तो मनीष जी कुल मिलाकर हमें 19 सेकंड की कहानी बताने के लिए तैयार नहीं है, वो पिछले 20 साल के कालखंड को याद दिलाने की कोशिश में कर रहे हैं कि देखो नीतीश कुमार जी के दौर में क्या कुछ बिहार बदल गया। इस बात को छोड़िए कि वर्तमान में क्या हो रहा है, अतीत में देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार क्या हुआ है। मनीष जी के पास अभी वर्तमान को लेकर दलील नहीं है, पर मैं वापस लौटूंगा मनीष जी, हो सकता है तब तक मैं आप कोई दलील जुटा ले वर्तमान में नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर। लेकिन अभी मेरे साथ में अनामिका पासवान जी हैं, सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, अभी भी बैठकें हो रही हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात भाजपा से सुनाई देती है। राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सुगबुगाहट रहती है। थोड़ा अनामिका जी बताएं, अपने नेताओं को 70-75 साल में संन्यास के लिए बाध्य कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के संदर्भ में इतनी लाचार, इतनी विवश क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, कोई विवशता नहीं है और कोई लाचारी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का कार्य किया है, और आज जो लोग राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, आप उनको देख लीजिए ना। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी फ्लैग स्टाइल यानी जिस पर हम झंडा फहराते जो तिरंगे के रंग से रंगा होता है, उस पर खड़े होकर जूता पहन के भाषण दे रहे हैं। तो क्या ये राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं था? और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी बात देखने
वाली है कि सदन में ओवैसी की पार्टी की 5 विधायकों ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया और बैठे रह गए। तब तेजस्वी जी को राष्ट्रगान का अपमान नहीं दिखाई दिया। 2022 में अवीदुर रहमान जो कांग्रेस के अररिया के विधायक हैं, वो सदन में बैठे रह गए, बाकी सभी लोग खड़े हो गए। तो एक मिनट अनामिका जी, आप फिर से विषयांतर में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान हमारे लिए कोई मायने थोड़ी रखता है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गरिमा के लिए जो पार्टी सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तत्पर है, यह दावा करती है, उसके संदर्भ में यह सवाल है कि क्या वो ये मानती है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? क्या नीतीश कुमार के तौर तरीकों को लेकर पार्टी के अंदर भी सवाल नहीं उठ रहे हैं? क्या पार्टी के अंदर बार बार यह बात नहीं हो रही है कि इन्हीं नीतीश कुमार के साथ में अगर हम चुनाव में गए तो कहीं जनता हमें घर ना बिठा दे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सार्वजनिक उपस्थिति इस समय सबके लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। इस पर टिप्पणी कीजिए ना अनामिका जी। बढ़िया कार्य हुए हैं बिहार में, आज सुशासन कायम है और ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं इनको देख लीजिए आप, ये किस चीज का आवाज बंद कर रहे हैं भाई? आप कोई काम नहीं है आपके पास, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप विपक्ष है, आपका काम है विरोध करना, लेकिन किन चीजों पर आप जा रहे हैं? अनर्गल चीजों पर जा रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से सदन में राबड़ी जी को जवाब दिया है, तो आपको लगता है कि उनकी तबीयत खराब है? भाई आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको कॉल आ रहा है सुशासन पे चर्चा करने के लिए, और ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे भाई आप तो हमेशा घोटाले करने में रहे, बिहार का खजाना को लूट लिया आप लोगों ने, और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की एक विशेष तौर पे आरक्षण दिया, ये वही माननीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने दलित बस्तियों में अरे अनामिका जी फिर उलझ गई है। वही नीतीश कुमार जी हैं जो विधानसभा में बता रहे थे स्त्री पुरुष के बीच में संबंध कैसे स्थापित होता है। पसंद है आपको इस प्रकार की अभिव्यक्ति? क्या आपको पसंद है कि बाबू की श्रद्धांजलि सभा है और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री तालियां बजाने का काम कर रहा है? इनकी तरह लूट तो नहीं मचाया है, इनसे पूछिए ना, अभी आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। ये जब विद्या भारती की शादी थी और शोरूम से सारी ज्वेलरी लूट कर ये ले जाते थे, नई नई गाड़ियां ले जाते थे, वो स्थिति तो बिहार में नहीं है। आज बिहार के लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार जी पर विश्वास करते हैं। अच्छा अनामिका जी, एक ही सवाल का उत्तर दीजिए। मतलब नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं उसके संदर्भ में आपका मानना है एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ऐसा ही आचार व्यवहार करता है? आप अपेक्षा करते हैं कि जैसा नीतीश कुमार कर रहे हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी इसी प्रकार का आचार व्यवहार लोगों के बीच में करते हुए दिखाई दें? जनता बड़ी प्रभावित होगी, ऐसी अपेक्षा है आपकी? फिर से आपका सवाल सवाल केवल इतना है कि जैसा नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से व्यवहार कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार का तौर तरीका अपना रहे हैं, आपकी अपेक्षा है कि भाजपा को भी इसी को अपनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेता हैं उन्हें भी इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ऐसी आपकी मंशा है? एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है सार्वजनिक जीवन में? तो उनके कार्य को हम लोग चला रहे हैं और उनके कार्य के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी निस्संदेह व्यक्तित्व है, स्फटिक की तरह स्वच्छ है उनकी छवि, उन पे कोई दाग नहीं है। और ये दागदार नेता लोग आज सवाल उठाते हैं। अरे अनामिका जी, 2 साल पहले के अपने नेताओं के बयान याद करते तो आपको पता चलता कितने दाग हैं। किस तरीके से अमित शाह जी ने दहाड़ कर बोला था, नीतीश बाबू आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वो बयान अभी भी सोशल मीडिया पर डले हुए हैं। पर बहरहाल अनामिका जी भी वर्तमान पर बात नहीं करना चाहती। पर हमारे साथ में अरुण कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। हम जितना नीतीश कुमार के वर्तमान पर बात करना चाहते हैं, इसके उत्तर में मनीष यादव जी और अनामिका जी अतीत पर बात करना चाहते हैं, आपके नेताओं के। क्या कहते हैं अरुण जी? नीतीश कुमार अभी भी जैसे हैं, फिर भी आपके नेताओं से बेहतर हैं, इस दलील के साथ
मौजूदा सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और भाजपा बिहार को लुभाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जेडीयू के प्रवक्ता को सुन रहे थे। हम आज वहां नहीं जाना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 40 घोटाले का आरोप लगाया था नीतीश जी पर, सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला तक, तरह तरह का। हम आज वहां नहीं जाना चाहेंगे। डीएनए पे सवाल उठाया था प्रधानमंत्री जी ने। हम वहां नहीं जाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने रद्दी माल कहा था, मेमोरी लॉस सीएम कहा था। हम वहां नहीं जाना चाहेंगे। चिराग पासवान जी ने 2 साल पहले हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग कही थी। हम वहां नहीं जाना चाहेंगे। 2 साल पहले मांझी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी को गलत गलत तरह का दवाइयां खिलाया जा रहा है। मैं आज उस सवाल पे हूं जिस सवाल पर आप डिबेट पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रगान का अपमान, और एक सवाल है महत्वपूर्ण कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं। हमारे साथी मनीष जी कह रहे थे मापदंड क्या होना चाहिए। लगातार 1 साल के दौरान तरह तरह का हरकत, तरह तरह का व्यवहार, सदन के अंदर अपने ही मंत्री अशोक चौधरी जी के ब्रासलेट से खेलना, किसी अशोक चौधरी जी के पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में जाने के बाद तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बदले अशोक चौधरी जी के सर पर पुष्प अर्पित करना, गांधी जी के पुण्य तिथि समारोह में जाने के दौरान उस कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर के समय ताली बजाना, किसी समारोह में एक मंत्री दूसरे के मंत्री के सर से सर टकराना, किसी समारोह में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का पैर पकड़ना, राजीव आर के सिन्हा जी का पैर पकड़ना, रविशंकर जी यहाँ के सांसद हैं पटना साहब लोकसभा से, उनका पैर पकड़ना, अधिकारियों का पैर पकड़ना, कई ऐसे दर्जनों उनका व्यवहार है। उनका तरह तरह का जो है भाव भंगिमा, तरह तरह का बयान, तरह तरह का हरकत अति तो तब हो गया जब राष्ट्रगान के दौरान वो राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किया। वो उनको रोक रहे थे प्रधान सचिव लगातार, दीपक कुमार जी, कि आप इस तरह का हरकत से बाज आइए, तो पर भी मुख्यमंत्री जी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। कानून के विपरीत, संविधान के विपरीत वो हरकतें कर रहे थे। ये क्या दर्शाता है? क्या यह स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है? यह तो इस तरह का गतिविधि, एक्टिविटी, व्यवहार तो अस्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। क्या अस्वस्थ व्यक्ति को किसी भी संवैधानिक पद पर एक पल भी बने रहने का अधिकार हमारा संविधान देता है? अच्छा अरुण जी, अब मेरा एक सवाल है आपसे। देखो, आप उदाहरण सहित ये समझाने की हमको और दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज शख्स है वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं रह गया है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। बिहार में 4 महीने बाद तो चुनाव होना है, अरसे से आप छटपटा रहे हो, कब आपको पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त हो? क्या कहते हो आप? अभी मुख्यमंत्री का बदला जाना आपकी राह को मुश्किल नहीं कर देगा, या आपको लगता है नीतीश कुमार अभी भी जैसे हैं ऐसे में भी आपका बेड़ा पार होना संभव नहीं है, इसलिए इसी बहाने से सही नीतीश कुमार जी से मुक्ति मिल जाए और आपकी राह आसान हो जाए? आप अपनी सुविधा खोज रहे हो नीतीश कुमार की बीमारी में, क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं हिमांशु जी। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सत्ता और कुर्सी की राजनीति नहीं करते, विचारधारा की राजनीति करते, मुद्दों की राजनीति करते। जो ज्वलंत सवाल है राज्य के सामने, उस सवालों को लेकर हम राजनीति करते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके हाथ में
14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य है और वह अचेत हो चुके हैं, वो बिहार को नहीं चला रहे हैं। इसीलिए मेरी चिंता है, अगर कुर्सी की चिंता तेजस्वी जी को हो जाए तो आज मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे आधारित राजनीति करने का काम किया, चुनाव लड़ा, बिहार की जनता ने जनादेश दिया। मात्र 7-8 एमएलए और आ जाते हमारे पक्ष में तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होता। अरे अरुण जी, एक बार बताइए, ये मानसिक रूप से नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, ये तो आप बड़ी दमदारी के साथ कह रहे हैं, पर आपकी पार्टी के प्रेरणा पुरुष सम्माननीय लालू यादव जी के मानसिक संतुलन की स्थिति क्या है, इस पर थोड़ा स्पष्टता देंगे क्या हमें? वो तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? सुना जाए हिमांशु जी, सवाल है संवैधानिक पद पर जो बैठा व्यक्ति है, जिसके हाथ में 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य है, जिसके कारण बिहार का तमाम व्यवस्था चौपट है, हाहाकार मचा हुआ है, खून की होली अपराधी खेल रहे हैं, प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है। यहाँ बिहार में खाकी भी सुरक्षित नहीं है। पिछले एक सप्ताह के दौरान 1 दर्जन जिलों में पुलिसों पर हमला हुआ, 2 पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो गई, राजधानी में करोड़ों लूट लिए जाते हैं, राजधानी में दिन दहाड़े हॉस्पिटल संचालक की हत्या कर दी गई, तरह तरह की घटना में बयान नहीं कर सकता। अरे वो तो ठीक है अरुण जी, मैंने जो एक मासूम सा सवाल किया उसका उत्तर देने में आपको इतना परहेज क्यों हो गया? मैंने कहा आप तो अपनी दलील से यह साबित करने में जुटे हैं कि देखो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहे। मेरे सवाल को सुनिए अरुण जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपकी पार्टी के प्रेरणा पुरुष लालू यादव जी पूर्ण रूपेण स्वस्थ है? उनकी मानसिक संतुलन को लेकर तो कोई संशय की स्थिति नहीं है, मेरा सवाल है, इसका कोई उत्तर है आपके पास? मैं उत्तर दे रहा हूं, स्वस्थ हो या वो स्वस्थ हो, उनके हाथ में बिहार वासियों की कोई जवाबदेही नहीं है। वो संवैधानिक पद पर नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। उनके एक निर्णय से बिहार गड्ढे में चला जाएगा, बिहार विनाश की ओर चला जाएगा, ये कोई सवाल है ही नहीं आपका। अरे कमाल की बात कर रहे हैं लालू यादव जी, मतलब इस लायक भी नहीं रहे आपको कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम कोई सवाल कर पाए। इतने इनरिलेवेंट हो गए, इतने अप्रासंगिक हो गए, इतने अस्तित्व विहीन हो गए हैं लालू यादव जी, आपका कहना यह है? सुनिए ना, वो मीनिंग नहीं रखता है जितना महत्वपूर्ण रखता है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर। अरे अरुण जी, मायने रखता है या नहीं रखता है यह बात गई गौण। आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमारी इस जिज्ञासा का समाधान तो कर सकते हैं ना कि लालू यादव जी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। बस इतना ही तो जानना चाहा आपसे। इसका उत्तर देने में आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक नहीं है लालू जी? नहीं, सुन लीजिए ना, ये तो दिखने की चीज है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहे हैं, हर बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, लालू यादव जी का भी हर एक्टिविटी पब्लिक डोमेन में है, देश देख रहा है। ये देश को निर्णय करना है, आपको निर्णय करना है उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति क्या है। हम तो बोल देंगे प्रवक्ता होने के कारण तो थोड़े हो जाएगा। बोल दिया मनीष जी ने कि पूरा स्वस्थ है, अनामिका जी भी बोल दिए कि पूरा स्वस्थ है। देश स्वस्थ मान रहा है नीतीश कुमार जी को कि मानसिक रूप से वह स्वस्थ है। अगर स्वस्थ रहते तो दर्जनों जो उनका क्रियाकलाप रहा। अच्छा एक बार बताओ अरुण जी, आप नीतीश कुमार जी को अस्वस्थ बताने के संदर्भ में तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, अपने नेता की मानसिक स्थिति को लेकर इतने असमंजस में क्यों आए? क्या कर दिया लालू जी ने ऐसा कि अरुण जी नहीं बोल पाए कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? आप तो हिमांशु जी मेरे बयानों में सवाल था, आप तो समझ ही गए, उन बता दीजिए। क्या मतलब हमारे आदरणीय। तो हमारा जानना आपसे यह है कि माननीय लालू यादव जी ने आमंत्रण दिया था नीतीश कुमार जी को, एक मानसिक रूप से जो व्यक्ति अस्वस्थ आप करार दे रहे हैं
उसको अपने साथ जोड़ने के लिए लालू जी क्यों इतना व्याकुल है, ये मेरा सवाल है। तो लालू जी का भी मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, ये मैं समझना चाहता था कि एक मानसिक रूप से जो संतुलित नहीं रहा, उस व्यक्ति को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए लालू जी ने आमंत्रण क्यों दिया? सुन लीजिए, आमंत्रण नहीं दिया था। एक यूट्यूबर बार बार उनसे सवाल दाग रहे थे। लालू जी के अंदाज से तो पूरा देश और आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार तो वाकिफ है ही, और निराले अंदाज में बयान देते हैं। आमंत्रण का सवाल कहां है? आमंत्रण का सवाल कहां है, अरुण जी ने कहा। पर प्रेम कुमार जी, आप बिहार की इस विचित्र स्थिति पर क्या कहेंगे? बिहार की सियासत के दो महत्वपूर्ण किरदार अपने मानसिक संतुलन को लेकर संदेह के दायरे में है। नीतीश कुमार जी का तो सार्वजनिक व्यवहार हमको शंका में डाले हुआ था, पर आरजेडी प्रवक्ता का अपने प्रेरणा पुरुष के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संकोच हमें हैरत में डाल गया। प्रेम जी, क्या हो गया बिहार को? बिहार के जिस दिमाग की दुनिया काल रही, उसके दो पुरोधा दिमागी संतुलन को लेकर संदेह के दायरे में। प्रेम जी की टिप्पणी। देखिए सर, बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री जी ने जो जेस्चर दिया है, उससे प्रश्न उठा मानसिक स्वस्थ होने का। तो किसी भी मुख्यमंत्री की पूरी मेडिकल टीम होती है, और उनका ऐसी कोई भी शंका जाहिर हो तो उनका रूटीन में चेकअप भी होता है। लेकिन जब घटना राष्ट्रगान के अपमान जैसी होने लगे और एक अपेक्षा हो कि इस पर कोई स्पष्टीकरण आए, कोई जवाब होगा। नीतीश कुमार जी का भी अपना कोई पक्ष तो होगा कि हमने राष्ट्रगान के समय ऐसा क्यों किया, हमारा ध्यान भंग हो गया कि किन्हीं ने उनका ध्यान भंग किया। स्पीकर को कोई संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? राज्यपाल को कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कि छोड़ दिया जाए कुल्लम कुल्ला, राष्ट्रगान का अपमान हो? ये एक बड़ा प्रश्न है। और वो जो लोग दल में हैं, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, उनको भी ये कौतूहल तो होना चाहिए, नहीं घटना घट क्यों रही है, और मेडिकल जांच की आवश्यकता। हम आप तो कोई नहीं तय कर सकते ना कि उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हम नहीं करते। लेकिन सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, और सही कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता कि बिहार की जनता, भाई बिहार उनके हाथ में है ना, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। दूसरा अपन थोड़ा विषयांतर करते हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, इस पे तो अपने तमाम सवाल हो गए, पर इससे भी ज्यादा पेचीदा प्रश्न है। होती तो समझ में आता, ये गठबंधन की सरकार है जिसमें एक तरफ जनता दल यूनाइटेड है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो देश का इन दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सीटों के लिहाज से भाजपा की बढ़त जेडीयू पे है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस विषय को टालने की मुद्रा में है। नीतीश कुमार ऐसी मानसिक अवस्था में भी भाजपा के लिए कौन सी मजबूरी है जिसमें उन्हें 4 महीने तक तो मुख्यमंत्री रखना है, आगे के लिए भी भाजपा ये हिम्मत नहीं कर पा रही कि ये कह सके कि तय होगा चुनाव के बाद। अपनी पार्टी के स्तर पर हमेशा कह दे रहे हैं परिणाम आएगा तब तय करेंगे। जरूरी नहीं है 15 साल के मुख्यमंत्री शिवराज फिर मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा ही मुख्यमंत्री बने जरूरी नहीं, रमन सिंह को मौका दें जरूरी नहीं। पर नीतीश कुमार के संदर्भ में ऐसी क्या लाचारी है, इस पर प्रेम जी से दृष्टि चाहिए। क्या बिहार का सियासी समीकरण है जो एक मानसिक रूप से संतुलन को लेकर संदेह के दायरे में आए नीतीश कुमार को लेकर भाजपा अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है? जी देखिए, एक बात तो यह है कि जब से अमित शाह जी ने वो एक चैनल के कॉन्क्लेव में कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद में दल की विधायक दल तय करेंगे, तो उसके बाद से अलग किस्म से घटनाएं हो रही। मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि उसके बाद से ही नीतीश कुमार जी के ऐसे व्यवहार दिख रहे हैं, मैं कहना भी नहीं चाहता। लेकिन एक बात जो अमित शाह जी ने कही, उसके बाद से बिहार के नेताओं का एक दबाव जेडीयू पर रहा है, और बीजेपी की जो पहले प्रकृति रही है पिछले चुनाव में, चिराग पासवान जी के सहारे उन्होंने जेडीयू को छोटा कर दिया, और इस बार भी
इस बार भी जेडीयू छोटा होगा तभी तो बीजेपी बड़ी होगी। ये आप महाराष्ट्र से भी कंपेयर कर लीजिए, वहां भी पार्टियां तोड़ी गई, यहां भी एलजेपी तोड़ी गई। तो क्या मतलब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू की जितनी बदनामी होगी, जितना सवाल उठेगा, बीजेपी को लगता है कि जेडीयू छोटी होगी, उनका नुकसान होगा पॉलिटिकल, तब हम बड़े बन पाएंगे। तो ये कारण हो सकता है कि वो बिल्कुल चुप हैं, या एक जायज सवाल भी जो पूछना चाहिए, भाई सरकार केंद्र की सरकार में है, वो तुरंत बिहार की मुख्यमंत्री के सेहत के बारे में एक पैटर्न से सरकारी तरीके से रिपोर्ट मंगा सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का सवाल है, राज्यपाल से पूछवा सकते हैं, कोई प्रक्रिया हो नहीं रही है। तो राजनीति यहीं पर है। दूसरी बात है, जेडीयू के नीतीश कुमार जी का निश्चित रूप से जो प्रवक्ता जी कह रहे थे, मनीष यादव जी, कि उनकी अहमियत है, या बीजेपी की अनामिका जी कह रहे थे उनकी अहमियत है। अहमियत को तो भाई आरजेडी ने भी माना और बीजेपी ने भी माना, तभी तो उनके साथ सरकारें बनाई। वो तो दूसरे सबके लिए सर्वमान्य रहे। लेकिन आज जो परिस्थिति है, राजनीति और रणनीति देखी जाए तो जेडीयू के साथ कोई खड़ा नहीं है, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। जेडीयू आज अकेले हो गया है। चुनाव में एनडीए में रह करके भी वो अपने उनके बीच में वो परफॉर्मेंस की बीजेपी उनको जिताने में मदद करेगी, या जेडीयू के लोग पिछले अनुभव से बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि जेडीयू में ये टीस है कि हमारी पार्टी को कमजोर किया गया, हमारी पार्टी को कमजोर किया गया। मैं मनीष जी के पास जाऊं उससे पहले प्रेम कुमार जी, एक सवाल पर आपकी टिप्पणी चाहिए। नीतीश कुमार का कमजोर होना या जेडीयू का कमजोर होना, क्या भाजपा के मजबूत होने की गारंटी है, या ये आशंका पैदा होती है कि इसका नतीजा कहीं आरजेडी की मजबूती के रूप में सामने ना आ जाए? क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक अगर बिखरेगा तो वो भाजपा के पास ही जाएगा, या उसके तेजस्वी या लालू की पार्टी में जाने की संभावना आप ज्यादा देखते हैं? क्या देखते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, आपका प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से वही है कि जेडीयू कमजोर होगा तो फायदा महागठबंधन को होगा। लेकिन बीजेपी के तरफ से क्या है कि अगर जेडीयू मजबूत होगी तो फिर तो मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाना पड़ जाएगा, इन्हीं की शर्तें मांगनी पड़ जाएगी। तो उनके पास विवशता है कि जेडीयू को छोटा करो, 42 किया तो अब और 30 करो। अब अलग बात है कि उससे वो सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मनीष यादव जी लौटकर आपके पास आते हैं, जिसे हम बीजेपी की लाचारी समझ रहे हैं। प्रेम कुमार जी समझाना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी की होशियारी है। आपका नेता संदेह के दायरे में ही इसलिए है कि जो आपके साथ हैं वही वातावरण में इस प्रकार का संदेह बना देते हैं। अब अपनी नाक के नीचे इस प्रकार का सब कुछ कैसे होने देते हैं? कि मैं अभी प्रेम कुमार जी को भी सुन रहा था और राजद के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, दोनों को मैं सुन रहा था। अच्छा एक बात बताइए, अभी अरुण जी ने लिस्ट लंबी चौड़ी गिना दी कि सम्राट चौधरी जी ने ये कहा था, चिराग पासवान जी ने ये कहा था, मांझी जी ने ये कहा था। जैसे ये बताइए कि उस समय तेजस्वी जी क्या कह रहे थे? उस समय तो अंकल कह रहे थे, और बिहार का विकास आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो राजद के प्रवक्ता है उनके नेता कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे उस समय। अरे भाई, ये बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, बिना पूरे नीतीश कुमार जी के केंद्र में राजनीति घूमती है। ये दोनों, ये सब जानते हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के हम 2010 के तरह फिर इस बार 22 सीट से भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए तरह तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी पर आते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार की जनता के बीच में जाएंगे तो उनके पास मुद्दा क्या होगा? कोई मुद्दा तो उनके पास होगा नहीं, बिहार के विकास की कोई बात उनके पास होगी नहीं। अरे भाई, नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और काम के आधार पर लोगों के बीच में जाते हैं। आपने इनसे बोला कि लालू जी की सेहत के क्या हालात है, ये तरह तरह की बात घुमा के कह दिए। लालू जी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज तक मैंने इस देश में कहीं ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी कि जो दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसका बैनर पार्टी के आगे बैनर पर फोटो तक नहीं लगाया जाता हो। कहीं इस देश में ऐसी पार्टी आपने देखा है? कहीं इस देश में
जो दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका फोटो लगाने से भी ये डर रहे हैं। इनकी मां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही है। कहीं आपने कोई सार्वजनिक पार्टी के कार्यक्रम में राबड़ी जी को भाषण देते हुए देखा है? नहीं देखा है। अब मैं आ रहा हूं, कह रहा हूं, सवाल ये है हिमांशु जी कि बिना नीतीश कुमार जी की लालू जी का दुकानदारी नहीं चलने वाली। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ही वो शख्सियत है कि मेरे पुत्र को 2 बार डिप्टी सीएम का आशीर्वाद दे दिए, इसलिए तरह तरह की बातें घुमाकर बिहार के लोगों वो तो ठीक है मनीष जी, आप तेजस्वी पे इतने मेहरबान रहे, पर भाजपा की मेहरबानी पर कुछ तो बोलिए। नीतीश कुमार कितने भी बड़े नेता हों, पर ये तो सच्चाई है कि आज 42 सीटों पे ही सिमट गए अपने रहते रहते। प्रेम कुमार जी आशंका जता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि 42 से 30 पर रह जाएं। तो आरजेडी की 22 सीटों की चिंता छोड़ अपनी सीटों की कोई चिंता है? भाजपा की मंशा पर आपको कोई संदेह हो रहा है? नहीं, कोई संदेह नहीं है। अभी हाल में ही बिहार में जो देश का चुनाव हुआ, ये तेजस्वी जी जमीन से हजारों फीट ऊपर उठ के मछली और संतरा का आनंद ले रहे थे और क्या कह रहे थे कि देश में सबसे ज्यादा हमने चुनावी जनसभा की है और इस बार तो जनता दल यू समाप्त। परिणाम क्या निकल के आया? 4 सीट आया इनको, मात्र 4 गो। भाई जब भी चुनाव आते हैं तो तेजस्वी जी हो चाहे इनके परिवार के लोग हो, सीधे कह देते हैं कि जनता दल यू समाप्त हो जाएगी। अरे भाई परिणाम क्या निकल कर आता है? परिणाम क्या निकल आता है? मनीष जी की इसमें दलील है, कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं अरुण जी। पहले उनका हस्तक्षेप सुनेंगे और फिर कुछ सवालों पर बात करेंगे। जी अरुण जी। देखिए हिमांशु जी, 2010 का बिहार विधानसभा को छोड़ दें, वही एक चुनाव हमारे लिए सबसे कमजोर स्थिति वाला रहा और नीतीश जी के लिए सबसे मजबूत स्थिति वाला। उसके बाद 1990 से लेकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तक सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाया, सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल को दिया और नीतीश जी को आपने ठीक ही क्या 42 पर आउट कर दिया। उसके बाद भी ये घमंड से चूर हैं और ये कह रहे थे कि हमने बनाया। अरे भाई 15 में तो हमने बनाया, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के सबसे अधिक एमएलए का समर्थन मिला, चिट्ठी मिला, तब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। आप चले आइए 22 में भी तेजस्वी यादव जी के समर्थन से ही 42 एमएलए वाले मुख्यमंत्री बने, तो आपने कब किसको बना दिया भाई? अरे लेकिन अरुण जी ये तो बताओ, ऐसी उदारता, ऐसी विराटता आप कहां से लेकर आए कि सीटें आपकी ज्यादा रहती हैं पर कम सीटों वाले नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं? ऐसी उदारता की वजह क्या है? ऐसा कौन सा एहसान कर रखा है उन्होंने पहले लालू जी और तेजस्वी यादव पर कि आप उसे चुकाते चुकाते अभी तक भी कर्जा चुका नहीं पाए? हिमांशु जी, आप तो जानते हैं आदरणीय लालू यादव जी, हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संघर्षरत रहते हैं, राजनीति करते हैं। जो देश तोड़क पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, उसके लिए, उसके खिलाफ हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। अगर हमें कुर्सी प्यारी रहती तेजस्वी यादव जी को, तो कब बिहार के मुख्यमंत्री हो गए रहते, राजा हरिश्चंद्र इस देश में कहलाए होते, हाथ मिला लेते, नीति सिद्धांत बेचकर, जमीन बेचकर भाजपा के साथ चले जाते, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री भी हो जाते और भ्रष्टाचारी नहीं कहलाते लालू यादव जी। तो भाजपा को रोकने के लिए अरुण जी अभी भी आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार रहेंगे? कोई एक सांप्रदायिक पार्टी को रोकने के लिए तो आप कोई भी त्याग कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन आपको ठीक नहीं लग रहा है, उनको समर्थन देने के लिए लालू जी ने भी कहा आप भी तैयार हैं। भाजपा को रोकना है ना, नीतीश जी को फिर दे देंगे, माने? हिमांशु जी, अब बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब कहीं किसी तरह की गलतफहमी होने वाली नहीं है। कैसे पता चला आपको कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है? आप तो लोकसभा में भी बोले थे तय कर लिया है, पर ऐसा निकला नहीं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही जनादेश हमें मिला था, शासनादेश के बल पर एनडीए ने
मुख्यमंत्री का कुर्सी हाईजैक करने का काम किया। मात्र एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को 12,000 मत कम आए थे। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे। उन्हें किस तरीके से शासनादेश के बल पे हराया गया, आपने देखा, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। और ये लोकसभा की जिक्र कर रहे थे, लोकसभा में हम 0 से 10 पहुंचे और ये लूज किए। 17 एमपी थे 19 में, और वो भी दर्जनों जगह लोकसभा में बहुत कंटेस्ट टाइट रहा। 10,000 12,000 से हम हारे। अरुण जी, जिन्होंने 2020 में ये खेल किया आपके अनुसार, वो लोग तो अभी भी सत्ता में है, देश में भी और प्रदेश में भी, तो फिर आपकी दाल कैसे गलेगी? नहीं, किस तरह से सत्ता में ही, किस तरह से ही? नीति सिद्धांत बेचकर, जमीन बेचकर, जनता के बल पे तो नहीं है। नीतीश कुमार को कभी अरे अरुण जी, सवाल पर जुड़िए ना। आपने ये बताया कि 2020 में प्रशासनिक तंत्र के बूते पर इन्होंने हारी हुई बाजी को जीत लिया, यही आप बता रहे थे ना हमको, कि इस तरीके से 24 सीटों पर 20 सीटों पर ऐसा खेल किया। तो मेरा सवाल आपसे ये था बहुत मासूम तरीके से कि जिन्होंने 2020 में आपके अनुसार ये खेल किया वही मुख्यमंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही दल सत्ता में है, तो जब खेल 2020 में हो गया तो क्या जुगाड़ बैठ गया आपका, जो 2025 में आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं रही, अब तो हम ही आएंगे? कैसे आएंगे? जनता एलाइट है। अब भावनात्मक नारे नहीं चलेंगे, भावनात्मक मुद्दे नहीं चलेंगे। और नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, बिहार की जनता ऐसी अब गलती करने को तैयार ही नहीं। अरे अरुण जी, आप तो हमें बहका देते हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी बात से। अभी आप बता रहे थे ये लोग जीते प्रशासनिक दमदारी के बूते पर, अब आप बता रहे हो कि भावनात्मक मुद्दे के आधार पर जीत गए। पहले आप तय करो ना, कैसे जीते थे मनीष जी और अनामिका जी की पार्टी वाले? आप जान लीजिए ना, उस वक्त इनका तो लगातार भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा, मंदिर, मस्जिद, उसके बाद भी ये लोग सक्सेस नहीं हुए। हमारा तो जन सरोकार से जुड़ा सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, अपराध है। 2020 में भी इनको हम अपने पीछ पर ही लाने का काम किया, उस समय भी। तो अरुण जी, अब एक निर्णायक सवाल पर आता हूं मैं इस कार्यक्रम के। आपका मानना है कि नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, क्या चाहेंगे आप? चुनाव तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें, क्योंकि जो मानसिक रूप से ठीक नहीं उसे हराना तो आसान रहेगा, या आपको मुकाबला कड़ा चाहिए, इसलिए आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? हिमांशु जी, हमारा यह आरोप नहीं है। हमारा जो आरोप है नीतीश कुमार जी के हरकतों के आलोक में, और संविधान कहता है जो मानसिक रूप से अचेत व्यक्ति हो वह एक पल भी संवैधानिक पद पर बने रहने का उनको अधिकार नहीं है। ये 4 महीने की बात है, यहाँ तो मिनटों में जिस तरह का इनका भाव भंगिमा है, चौपट कर देगा बिहार को, नाश कर देगा, जला देगा। एक निर्णय बिहार को एक कर देगा। ऐसे भी ये चला नहीं रहे हैं बिहार को, रिटायर अधिकारी अपने 1 मिनट ऐसा कर देगा। अभी आप बता रहे हो कि पिछले 2 साल से ऐसा ही चल रहा है, फिर भी बिहार चल रहा है। मुझे आना है निर्णायक बातचीत के अनामिका जी के पास, लेकिन मनीष जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। मनीष जी का टिप्पणी सुन लेते हैं। जी मनीष जी। हिमांशु जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय बहुत ही कंफ्यूज है जी। आप इनसे जितने प्रश्न किए उसके सटीक उत्तर ये कुछ नहीं दे पाए, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं जी। अभी ये कह रहे थे कि हमें कुर्सी से प्रेम नहीं है और बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार जी को हटा देगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। जब हम महागठबंधन से निकलकर बीजेपी के साथ एनडीए के गठबंधन में सरकार बनाए तो इनके नेता कह रहे थे मीडिया में, इस बार तो खेला होकर रहेगा, इस बार खेला हो जाएगा, इस बार नीतीश जी की दाल नहीं गलेगी। मैं कुर्सी से प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन क्या कह रहे थे मीडिया में, खेला होकर रहेगा। ऐसा खेला हुआ कि इन्हीं के विधायक इधर आ गए और ये टुकुर टुकुर देखते रह गए। अरे खेला तो आपके साथ भी हुआ ना, देखो आप कितनी सीटों से कितनों पे रह गए। चिराग पासवान ने आपकी पार्टी में आग लगाई और देखो केंद्र में मंत्री हो गए। आप भी तो खेल को समझो, आपके साथ खेल कैसा खेला जा रहा है। लेकिन मैं अनामिका पासवान जी के पास निर्णायक बातचीत के लिए। अनामिका जी, किस उम्मीद के साथ देखें आपको?
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा रख के चुनाव में जाने की तैयारी है, या ये हवा को चिंगारी से दानावल में तब्दील कर देना है ताकि नीतीश कुमार खुद ही दावेदारी छोड़ दें और भाजपा की राह आसान हो जाए? क्या है मंशा भाजपा की? नीतीश कुमार की खुशी है और रहेंगे। और ये लोग जो आज आवाज बुलंद कर रहे हैं, अरुण जी, इनसे जरा पूछिए कि इनके लालू जी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो विपरास्त बन चुके हैं। आरजेडी का मतलब ही है रिश्तेदारी जोड़ो दल, वो अपने रिश्तेदार से बाहर ही नहीं निकलते हैं। और अभी हाल फिलहाल में अभी बयान आया लालू जी का कि हमारा बेटा तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनकर रहेगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री बनने के लिए अब लालू जी के परिवार को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बिहार की जनता ने इनके उस शासनकाल को झेला है जिस शासनकाल ने पूरे बिहार को अपराध में ढकेल दिया। पर अनामिका जी एक बात बताओ ना, अगर बिहार की जनता को लालू जी का शासनकाल इतना खलता है, इतना अखरता है, तो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ही हमको क्यों दिखता है? मान रहे हैं सबसे बड़ा दल, तो आप अभी हम एनडीए के बीच में चुनाव लड़े, तो अभी हमारा ज्यादा या उनका ज्यादा ये पूछ लीजिए। और मैं तो एक और कहानी याद दिलाती हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, आप याद कीजिए अटल जी की सरकार गिरी थी, तब इनका वक्तव्य कहा गया था? अनामिका जी आपने उत्तर नहीं दिया। आपने बोला हमने गठबंधन के तौर पर लड़ा। सवाल केवल इतना था कि अगर लालू जी का शासनकाल, राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल इतना ही खराब था, इतना ही बदतर था और बिहार को इतना ही अखरता है, तो जब हम चुनाव आयोग के आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं, बिहार विधानसभा पर दृष्टि डालते हैं, तो सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर लालू यादव जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल की उपस्थिति क्यों पाते हैं? विचार कीजिएगा। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आता हूं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सेहत भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाली है? यह मुद्दा रहे, यह भाजपा को भी मुफीद है, यह मुद्दा रहे, ये तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी मुफीद है। जी देखिए हिमांशु जी, इन घटनाओं के आलोक में और इस सवाल के आलोक में कि नीतीश जी की मानसिक सेहत कैसी है, ये चर्चा तो खत्म नहीं होगी। आप दावे पति दावे चलेंगे, और लेकिन चूंकि बीजेपी का जो स्टैंड अब तक ये नहीं है कि हम चुनाव के बाद नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे या चेहरा बनाएंगे, तो इस बार ये क्लियर है जनता में मैसेज कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी बनाएगी नहीं, क्योंकि वो बनाने का कोई वादा नहीं कर रही, सेहत भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों चीजों को देख करके, या भ्रम की स्थिति है सेहत को लेकर के, तो ये चुनाव नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे इस बात की पृष्ठभूमि में होगा। लेकिन ये बात भी हम सही मानते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता जो कह रही थी कि अगर, इसको हम अपने शब्दों में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी की अपने दम पर सरकार बन जाती है, तो तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनने का सपना दूर दूर बहुत दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर भाजपा जीत जाएगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? लेकिन नीतीश कुमार लगातार राजनीति में चौंकाते रहे हैं अपने कदमों के संदर्भ में। क्या सेहत भी उनका अपना कोई रणनीतिक रूप से कदम है कि ये सुर्खियां रहे? इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जाता। इतना तय है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के केंद्र में भी रहेंगे नीतीश ही। नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। वह अपनी सेहत के कारण से खारिज होंगे या जनता के स्तर पर खारिज होंगे, या दोनों कयासों को झुटलाते हुए 10वीं बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखेंगे। आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है, नीतीश की सेहत को लेकर सियासत रुकने वाली नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का, तो नीतीश कुमार को समर्पित हमारा आज का शेर, मेरे दुख की कोई दवा ना करो, मेरे दुख की कोई दवा ना करो,
मुझको मुझसे अभी जुदा ना करो। सुदर्शन फाकिर ने जो ये बात कही है नीतीश कुमार पर फिट बैठती है। नीतीश कुमार लगातार चौंकाए हैं, इस बार भी चौंकाएंगे, इंतजार करेंगे। मुझे दीजिए हाथ, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।